जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पहले मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि छत्तीसगढ़ के सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जोड़ दिया गया है। सब इंस्पेक्टर के सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं कि सामान्य नक्सल की जानकारी, ठीक है, सामान्य नक्सली समस्या की जानकारी। तो आप लोगों ने कमेंट किया था, तो उसके लिए एक सामान्य वीडियो में लेकर के आया हूँ नक्सल समस्या के संबंध में। और निश्चित रूप से अगर आपके एग्जाम में नक्सल समस्या से संबंधित कोई प्रश्न आता है और आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ से आपका वो प्रश्न बन जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूं। और शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि नक्सल की सामान्य समस्या के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि लगभग 50 सालों का इतिहास रहा है नक्सलवाद का और संपूर्ण चीज जो है वो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगी। और इसके लिए आप छत्तीसगढ़ के पीएससी में या यूपीएससी में ऐसे लिखने के लिए भी आपको आता है, तो उस लेवल का हमको नहीं पढ़ना है, हमको सामान्य समस्या के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नक्सल समस्या, ठीक है। इसकी सामान्य जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी आंदोलन को समझने के लिए उसकी विचारधारा समझना होता है, और विचारधारा समझने के सबसे पहले आप उसका इतिहास भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका विचारधारा की बात करते हैं, ठीक है। तो नक्सल एक विचारधारा में अगर देखा जाएगा तो ये एक वैचारिक उग्रवाद का रूप है, ठीक है। इसमें हिंसा भी होती है, तो विचार से क्या है, विचार ही इनका अलग है। वैचारिक उग्रवाद को क्या कह सकते हैं आप, नक्सलवाद कह सकते हैं। अगर आप इसमें हिंसा जोड़ देते हैं वैचारिक उग्रवाद में, अगर विचार से ही कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप हिंसा भी जोड़ देते हैं तो एक आतंकवाद का स्वरूप भी ले सकता है। और अगर आपको इसका जन समर्थन मिल जाए, क्योंकि आप जो हिंसा कर रहे हैं उसमें लोग सहमत हो, जन समर्थन मिले आपको उस चीज का, तो आप इसको एक अलगाववाद के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कश्मीर में ही आतंकवादी समस्या होती थी और वहां के जो लोकलाइड है उन आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, तो वहां पर एक अलगाववाद की समस्या भी आती है। तो सभी चीजों से जोड़ करके आप नक्सलवाद देख सकते हैं, आतंकवाद भी देख सकते हैं, अलगाववाद भी देख सकते हैं। अगर हम लोग विचारधारा की और अंदर से बात करें तो एक वर्ग संघर्ष की विचारधारा है। एक वर्ग है जो संघर्ष करता है और इस संघर्ष की विचारधारा है जिसको हम लोग वामपंथी विचारधारा या लेफ्ट विंग कह सकते हैं कि ये वामपंथी विचारधारा नक्सलियों में रहती है। तीन लोगों का नाम भी बता देता हूं, मार्क्स, लेनिन और माओ त्से तुंग, चीन के हैं। अगर इनका भी नाम आता है तो इनकी विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित होता है नक्सलवादी। जो वामपंथी पार्टीज है वो भी नक्सलवाद को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। सबसे पहले हम लोग इसके इतिहास के बारे में समझते हैं। आपको विचारधारा समझ में आ गई है, वैचारिक उग्रवाद, आतंकवाद या अलगाववाद सभी नक्सलिज्म है, ठीक है। और मार्क्सवाद, लेनिन या माओ त्से तुंग की विचारधारा से प्रभावित होते हैं। चलिए अगर मैं इतिहास की बात करता हूं कि नक्सलाइट की समस्या कहां से आती है, तो लगभग 1967 के आसपास का पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है ऊपर वाला, जो जाकर के असम से और सिक्किम से टच होता है, उस क्षेत्र को दार्जिलिंग कहते हैं। दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा चाय बागान है, ठीक है। वहां पे मजदूर रहते हैं, वो मजदूरी करते हैं, और किसान भी है, वहां पे खेती भी करते हैं। तो वहीं पर एक गांव है नक्सलबाड़ी करके, ठीक है। वहीं के एक गांव या कस्बे की बात करते हैं नक्सलबाड़ी। और ये सिर्फ एक ही गांव नहीं, इस प्रकार के बहुत सारे गांव है। अमारबाड़ी है, तुमारबाड़ी है, फांसी देवा है, इस प्रकार के बहुत सारे गांव है। लेकिन जो घटना है वो नक्सलबाड़ी जो कस्बा था वहां से स्टार्ट होती है। तो ये वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग में है, ठीक, याद रखिए। दार्जिलिंग का जो ऊपर वाला एरिया है वहां से हम लोग बात करते हैं। 1967 की बात है। तो चाय बागानों में कौन कौन काम करता है, मजदूर काम करते हैं, किसान काम करते हैं, ठीक है। तो उस समय पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के, जो साहू महाजन है सरकार के साथ मिलकर के, इन लोगों का अत्यधिक शोषण करना स्टार्ट हो जाता है कि इन लोगों का मजदूरों का, उनको मजदूरी नहीं मिलती, समय पे वेतन नहीं मिलता और शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण होता है। तो नक्सलबाड़ी क्षेत्र से इस प्रकार का आंदोलन का उदय होता है। तो ये नक्सलबाड़ी क्या क्षेत्र का नाम है। और जो वाद होता है, वाद का मतलब होता है भावना, तो इसको क्या कह दिया जाता है, इसको नक्सलवाद कह दिया जाता है। क्या कह देता है, नक्सलवाद कह दिया जाता है। अब होता क्या है, जो इनके उदय का कारण देखते हैं कि दो प्रमुख घटनाएं घटती हैं। कहां पर, नक्सल जो बाड़ी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में दो प्रमुख घटनाएं घटती हैं कि जब ये विरोध कर रहे थे मजदूर और किसान, तो वहां पुलिस के द्वारा सर्वप्रथम इन पर गोली चला दी जाती है। काफी संख्या में मजदूर और किसानों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन रिटेलिएट करने के लिए, इसको उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है जंगल संथाल, ठीक है। जंगल संथाल क्या करता है, वापस क्या करते हैं, एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मार देते हैं और वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर की मृत्यु हो जाती है। ये पहले एक घटना होती है जहां पर हिंसक रूप से कार्रवाई की गई प्रशासन के ऊपर, ठीक है, या पुलिस वालों के ऊपर, क्योंकि पहले उधर से हुआ था, बाद में उन्होंने रिटेलिएट किया। जंगल संथाल देखा जाता है एकदम मंगल पांडे के रूप में उभर जाते हैं, ठीक है। मंगल पांडे आप इनको कह सकते हैं, ये रिटेलिएट करते हैं। दूसरा एक किसान होता है विमल पाल, इनकी भी एक कहानी है। विमल पाल की जो जमीन रहती है वो वहां के जमींदार या जो भूस्वामी रहते हैं उनके द्वारा हड़प ली जाती है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, कोर्ट से ये ऑर्डर भी लेकर के आते हैं अपनी जमीन को वापस लेने के लिए। और उसके बाद भी जो जमींदार रहता है वो उनकी जमीन वापस नहीं करता कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी।
तो ये पूरे गांव वाले किसानों को इकट्ठा कर लेते हैं और उस जमींदार के यहाँ पे जाकर के जितने भी डॉक्यूमेंट रहते हैं बाकी अन्य किसानों को भी सभी में आग लगा देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये भी एक किसान थे और ये भी क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं और इस प्रकार से वहां पे देखा जाएगा तो पहली बार जो होता है क्या होता है, सत्ता मतलब कि जो शासन होता है और व्यवस्था को हिंसात्मक चुनौती दी जाती है। इस क्षेत्र में 1967 की बात हो रही है, नक्सलवाड़ी के क्षेत्र में, और इसको लॉ और ऑर्डर की समस्या देखा जाता है। मतलब कि आप रिटेलिएट कर रहे हो और एक अपराध के रूप में आपको देखा जाएगा। जो भी घटनाएं घटी हैं, भले आपका शोषण हुआ था लेकिन ये अपराध के रूप में देखा जाएगा और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद अगर ये यहाँ से आंदोलन स्टार्ट होता है तो किसी भी आंदोलन को उभरने के लिए 3 प्रमुख चीजें होती हैं, तभी आंदोलन चल पाएगा। ठीक है, पहला है विचारधारा, जो कि वर्ग संघर्ष की जो विचारधारा थी या माओ से तुंग की जो विचारधारा थी, इनको विचारधारा मिल चुकी थी। विचारधारा के बिना कोई भी आंदोलन आगे नहीं बढ़ता। कांग्रेस की विचारधारा अलग है, आरएसएस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की विचारधारा, इस प्रकार सभी की एक विचारधारा होती है, तभी भी कोई आंदोलन आगे बढ़ता है। दूसरा होता है उसका एक संगठन होना चाहिए या नेतृत्व ही होना चाहिए, और जन समर्थन। तो विचारधारा इनको मिल चुकी थी, जन समर्थन इनके पास था क्योंकि वो एक शोषित वर्ग महसूस कर रहे थे। नेतृत्व की कमी थी तो 2 व्यक्ति इनका नेतृत्व करते हैं, वो भी कभी भी पूरी हो जाती है। पहले व्यक्ति का नाम था चारू मजूमदार। ठीक है, चारू मजूमदार, ये पहले से सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वहां पे जिला कोऑर्डिनेटर थे दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में। और एक व्यक्ति का नाम है कानू सान्याल। कानू सान्याल ये माओ से तुंग जो चीन की पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके विचार से काफी ज्यादा प्रभावित थे। ये दोनों ने मिलकर एक नई पार्टी का निर्माण किया जिसको कहते हैं सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले। माले का मतलब होता है मार्क्सवादी और ले का मतलब होता है लेनिनवादी। तो ये सीपीआई माले नामक एक नई पार्टी बनाते हैं और उस समय जो चारू मजूमदार थे वो 8 प्रपत्र जारी करते हैं, मतलब 8 प्रकार के विभिन्न प्रकार के लेटर जारी करते हैं जिन्हें तराई दस्तावेज कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। वो तराई वाला एरिया रहता है कहाँ, दार्जिलिंग वाला, नेपाल के नीचे वाला। तो जो ये 8 प्रपत्र जारी करते हैं उनको तराई दस्तावेज कहा जाता है और इन्हीं को नक्सलाइड की भगवत गीता या कह लें कि नक्सलाइड दस्तावेज प्राप्त होते हैं वो कहा जाता है। 8 प्रपत्र में इन्होंने समर्थन किया था भूमिहीन किसानों का, मजदूरों का समर्थन में 8 प्रपत्र जारी करते हैं। आज भी अगर कहीं पे छापा पड़ता है और ऐसे डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं तो बताएंगे कि नक्सली दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। तो ये जो रिलेटेड चीजें होती हैं वो उनके समर्थन में रहती हैं और वही चीजें आज भी प्राप्त होती हैं। इनको तराई दस्तावेज स्टार्टिंग में नाम दिया गया था। ये तो इतिहास की बात, यहाँ से कुछ भी प्रश्न आ सकता है। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1967 में इसका स्टार्ट हुआ था। नक्सलबाड़ी नामक की एक जगह थी, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये 3 आदमी का नाम मिल जाता है तो आप विचारधारा आपका समझ सकते हैं। ठीक है, वामपंथी विचारधारा, लेफ्टिस्ट विंग है। दूसरा, ये दोनों व्यक्ति के नाम याद रखेंगे, चारू मजूमदार और कानू सान्याल का। ठीक है, कौन सी पार्टी बनाते हैं, सीपीआई लेफ्टिस्ट माले पार्टी बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपको विचारधारा भी मिल जाती है, नेतृत्व भी 2 आदमी का मिल जाता है, संगठन बन जाता है और जन समर्थन इनको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से नक्सलवाद की गाड़ी आगे बढ़ जाती है और 1967 के बाद लगातार ये आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद एक घटना होती है 1980 की, इसको पहले देख लेंगे। 1980 में कोंडापल्ली सीतारामैया नामक व्यक्ति रहते हैं जो इसी पार्टी के रहते हैं, सीपीआई माले के, और सीपीआई माले से अलग हो जाते हैं। कौन? 1980 के आसपास सीपीआई माले से अलग होकर के आंध्र प्रदेश में एक पीडब्ल्यूजी नामक ग्रुप बनाते हैं, पीपल्स वार ग्रुप। पीडब्ल्यूजी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो इसका नाम होता है पीपल्स वॉर ग्रुप। ठीक है, वॉर ग्रुप बनाते हैं। ये आंध्र प्रदेश के करीमनगर, ये स्थान का नाम याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश जो छत्तीसगढ़ के नीचे वाला जो एरिया लगता है वहां पे करीमनगर नामक जगह है, वहां पर इसका मुख्यालय बना देते हैं। तो कहने का मतलब ये हो जाता है जो अभी पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं चल रही थी 1967-70 के आसपास, 1980 के आसपास एक व्यक्ति जो आंध्र प्रदेश कहते हैं वो करीमनगर में इसका मुख्यालय बना देते हैं और यहाँ पर से जो नक्सलाइड जो गतिविधियां होती हैं वो पूरे मध्य जो भारत वाला जो नीचे का एरिया वहां पर संचालित होना स्टार्ट हो जाती है। तो 1980 के बाद जब 1992-93 का समय आता है, एलपीजी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का जो दौर आता है तो वैश्वीकरण स्टार्ट होता है और वहां पे इनको और बढ़ने का मौका मिलता है और कुछ एरिया पे घटते भी है। नक्सलाइड बढ़ने का मौका कैसे मिल जाता है, जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो बाकी लोग भी इनसे संपर्क करना स्थापित कर देते हैं, बड़े बड़े औद्योगिक पावर प्लांट लगते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, तो वहां से भी इनको फायदा होता है क्योंकि जो तो किसी मजदूर का खेत जाता है, किसी की जमीन जाती है और जल जंगल जमीन की मुख्यतः लड़ाई होती है। उसके बाद 2004 से लेकर 2012 तक जो नक्सलाइट के ये एकदम चरमोत्कर्ष पे रहते हैं, बहुत सारी यहाँ पे घटनाएं होती हैं और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा कहते हैं। तो कौन कहते हैं? जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है उस समय पर,
वो भी इसको मानते हैं कि ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो नक्सल समस्या है ये एक चुनौती के रूप में उभरती है। तो ये आप देख पाएंगे जो भी नक्सलवादी जो समस्या है मुख्यतः कहां पे जल्दी और या कहां पे ज्यादा उभरती है, तो आप उसका एक सिद्धांत होता है जिसे हम कहते हैं त्रिसंगम का सिद्धांत। त्रिसंगम का सिद्धांत, तो त्रिसंगम का सिद्धांत क्या होता है? पहला किया, किसी भी राज्य की जो सीमाएं होती, जहां पे 3-4 राज्यों की सीमाएं मिलती, वहां पे नक्सल समस्या सबसे सर्वाधिक होती है, क्योंकि वहां पे कम विकास होता है और अलग राज्य जो है वो अपनी सीमाओं के अंदर ही काम करता है जनरली, क्योंकि जो राज्य होता है लॉ एंड ऑर्डर उसकी समस्या होती है और जो राज्य होता है वही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है अपने राज्य में करेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ सरकार सुकमा तक के कोंटा तक जाती है, जो नक्सलाइट समस्या होता है, फिर वहां से आंध्र प्रदेश जा सकते हैं, तेलंगाना जा सकते हैं, उड़ीसा जा सकते हैं। ये और आप देख सकते हैं ट्राइन जंक्शन वाला पूरा एरिया है, ये छत्तीसगढ़ का जो नीचे वाला एरिया है बस्तर का एरिया है। एक तरफ आंध्र प्रदेश से सीमा लग जाती है इसकी नीचे में, जहां पे करीमनगर मैंने बताया, इधर वाला जो क्षेत्र है पूरा उड़ीसा में लग जाता है, इधर महाराष्ट्र है, इधर तेलंगाना का बॉर्डर लगता है, इधर एमपी का बॉर्डर लगता है। करीमनगर के पास फिर देख पाएंगे आप यहाँ पे तो सीमाएं होंगी, वहां पे कम विकास होगा। दूसरा दुर्गम भौगोलिक स्थिति, वहां पे पहाड़ होने चाहिए, घने जंगल होने चाहिए, नदियां वगैरह सब होने चाहिए, तभी वहां पे नक्सलाइट जो समस्या है वो बढ़ती है। और दूसरा है सरल आदिवासी, जहां पे आसानी से किसी को बहलाया फुसलाया जा सके, ब्रेन वॉश किया जा सके। तो सरल आदिवासी जो जंगलों में निवास करते हैं, जो वहां के मूल निवासी होते हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं, तो ये जनरली क्या होता है, वहां पे जो नक्सल समस्या होती है वो बढ़ती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले समय पर लाल गलियारा इन्होंने डेवलप कर लिया। लाल गलियारा किसे कहते हैं? ये समस्या धीरे धीरे कहां चली जाती है? बिहार के तरफ चली जाती है, ऊपर में, जहां पे बिहार है और बिहार के ऊपर में है नेपाल। तो नेपाल में एक मंदिर है पशुपतिनाथ जी का, शिव जी का मंदिर है पशुपतिनाथ का मंदिर, और नेपाल से लेकर नीचे आंध्र प्रदेश में जहां पे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, इसका मंदिर है तिरुपति बालाजी का। तो पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक जो बिहार के होते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड होते हुए उड़ीसा और यहाँ आंध्र प्रदेश, ये जो गलियारा पड़ता है इसी को लाल गलियारा कहते हैं। बाद में इसका जो विकास है वो पश्चिम की तरफ भी हो जाता है, मतलब गुजरात जहां भील जनजाति है, महाराष्ट्र मालवा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश वाले रीजन में, तो ये इसका नाम क्या दे दिया जाता है? गोल्डन कॉरिडोर कह दिया जाता है, गोल्डन कॉरिडोर, स्वर्णिम कॉरिडोर। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है कि लाल गलियारा क्या है, तो लाल गलियारा नक्सल समस्या से संबंधित है। नेपाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक का जो एरिया था वो नक्सल समस्या का था। आगे हम लोग बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के एक सीएम थे 1980 के समय, उनका नाम था रेड्डी करके। ठीक है, रेड्डी के द्वारा नक्सल समस्या के ऊपर कड़ा प्रहार किया जाता है इस समय पर। ठीक है, 1980 के बाद में ऑपरेशन ग्रे हाउंड चलाया जाता है, ऑपरेशन ग्रे हाउंड। और जो करीमनगर जो मुख्यालय होता था, यहाँ पर इन्हीं के समकक्ष जो फौजी या फिर सेना तैयार की गई नक्सलियों के समकक्ष, और करीमनगर से उठ करके जिनका मुख्यालय मुख्यतः बस्तर के पास पहुंच जाता है, जगदलपुर वाले एरिया में। उसके बाद ये घटनाएं होती रहती हैं, चलती रहती हैं, इनके ऊपर ऑपरेशन करना भी स्टार्ट हो जाता है। 2004 में नक्सलियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, अलग अलग संगठन बढ़ चुके थे, बहुत जगह फैल चुके थे। सभी नक्सली जो होते हैं 2004 के आसपास एक सम्मेलन करते हैं और सभी अपने आप को एक नई पार्टी सीपीआई माओइस्ट, इसके तहत सभी अपने आप को विलय कर देते हैं। और आज भी जो नक्सल समस्या जो सपोर्ट करती जो संगठन है सीपीआई माओइस्ट, ठीक है, इसी के तहत जो है सभी नक्सली गतिविधियां आज भी भारत में संचालित होती हैं। इस प्रकार से पूरा इतिहास था, कुछ कहानियां थी। हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर सकते हैं, जहां से अधिकतम क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। 2004 के बाद जो नक्सली समस्या है, इनकी जो छवि भी है कुछ प्रकार से धूमिल होती चली गई। क्यों धूमिल होती चली गई? जहां पे सरकार अंदर तक विकास करने का प्रयास कर रही थी, सड़कें, शिक्षा देने का प्रयास कर रही थी कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए अनिवार्य शिक्षा दी जाए, वहीं पे धूमिल छवि में बाल संगम बना रहे थे। बाल संगम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नक्सलियों में ये लोग भर्ती कर रहे थे। ठीक है, जहां महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने की बात सरकार करती थी, वहीं एक सुरक्षा प्राचीर के रूप में इन्होंने बनाया था कि सामने की जो कतार होती है यहाँ पे महिला और बच्चे रहेंगे, ताकि पुलिस से और बाकी चीजों से उनकी सुरक्षा हो सके। जब भी हो सके तो महिला और बच्चे को ये आए करते थे। तो और बहुत सारी चीजें करना स्टार्ट कर दिए थे। जो भी शव होते थे सीआरपीएफ जवानों को, जहां मुठभेड़ होती थी, तो बम शव में ही आईडी ब्लास्ट वगैरह लगा करके जब दूसरा उसको उठाने आएगा तो वहां पे ब्लास्ट हो जाता था। बहुत सारी घटनाएं इस प्रकार से होती थी। तो छवि इनकी झूमिल हो रही थी। धीरे धीरे पंचायती राज का भी विकास 92-93 के बाद चालू हो जाता है, तो गांवों को वहां पे स्वायत्तता प्रदान की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख तथ्य मतलब सरकारी प्रयास क्या किए जाते हैं। तो पहला है संवैधानिक प्रयास। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान में जो अनुसूची 5 और 6 है उसको मुख्यतः से लागू कर दी जाती है। अनुसूची 5 और 6 का विषय आप लोग संविधान में पढ़ लेंगे। जो अनुसूची 5 है उसमें 10 जिले हैं, अनुसूची जो 6 है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए है। जनजाति क्षेत्रों में वहां पे विकास के प्रावधान है।
उसके बाद एक भाग 16 भी है 4-5 के अलावा, वहां पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो संवैधानिक प्रावधान, संविधान में इनके बातों में उल्लेख किया गया है। वैधानिक प्रावधान की बढ़ते हैं, कानूनों की बात करते हैं अगर, बहुत सारे कानून है जो यहाँ पर नक्सलियों के विरोध में इनको लगाए जा सकते हैं, जैसे कि रासुका वगैरह लगाते हैं, टोडा और पोटा एक्ट वगैरह होता है। प्लस साथ में अफस्पा कानून भी चलता है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगाया जाता है। एससी और एसटी एक्ट भी है, भूमि संरक्षण अधिनियम वाला कानून भी है। तो इस प्रकार के बहुत सारे कानून है वो वैधानिक प्रयास में है। प्रशासनिक प्रयास में भी बहुत सारे सरकार ने प्रयास किए हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है उन लोग का प्रशासनिक प्रयास में ये डिसाइड करना है कि उन लोग से बातचीत करना है, नक्सलियों से बोलचाल की भाषा करना है। उसके बाद आत्मसमर्पण की नीति जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत ही बढ़िया बेस्ट नीति है। बहुत सारे जो नक्सली है वो हथियार के साथ अगर सरेंडर करते हैं तो उनका आजीवन मतलब उनका जो सुरक्षा होता है वो गवर्नमेंट करती है, प्लस साथ में उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी दी जाती है। इस प्रकार जो आत्मसमर्पण की नीति हो जाती है, इस प्रकार के प्रशासनिक प्रयास भी चलते हैं। अगर मैं बात करूं विकासात्मक प्रयास की, तो विकासात्मक प्रयास में हम लोग देखेंगे सड़क, शिक्षा, कौशल देना, बिजली देना, इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। देखिएगा रोशनी जो कार्यक्रम होता है वो कौशल विकास है, जो आदिवासी युवक है उनके कौशल विकास मतलब उनको रोजगार देने के लिए रोशनी कार्यक्रम चलाया गया। ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न में पूछ सकता है। केंद्रीय सहायता लगभग 775 करोड़ की जो सहायता है वो दी जाती है 35 जिलों को। लगभग 115 जिले जो है वो नक्सलवाद प्रभावित है, उनमें से जो कोर 35 जिले हैं जो रेड जोन में है, लगभग 775 करोड़ का वहां पे पैकेज दिया था केंद्र के द्वारा। एक छत्तीसगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, ये 2010 से चलाई जा रही है, जिसमें 4 आदिवासी के लिए स्कूल खोल गए हैं, जैसे कि आस्था हो गया, निष्ठा हो गया, सहयोग हो गया और प्रयास हो गया। तो ये आप शिक्षा वाले चैप्टर में देखेंगे, किसी बुक में आपको मिल जाएगा। आस्था में जो स्कूली शिक्षा जाती है 1 से लेकर 12वीं तक, निष्ठा में सरकार के साथ साथ कुछ समाज सेवी संस्था भी आती हैं, वो भी स्कूली शिक्षा के लिए प्रयास करते हैं। सहयोग में क्या होता है कि इनको जो नक्सल क्षेत्र प्रभावित बच्चे हैं उनको कॉलेज स्तर तक की जो शिक्षा है वो प्रदान की जाती है। प्रयास में भी याद रखेंगे, डाटा पूछा हुआ था, 9 विद्यालय संचालित है और प्रयास में 10वीं 12वीं की शिक्षा के अलावा टेक्निकल या मेडिकल में जो प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए कोचिंग का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है प्रयास में। तो इस प्रकार के जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है ताकि वहां तक विकास पहुंचा जाए। इसके बाद जो विकास तो हो रहा है, अगर यहाँ से बात बनती है जो ठीक है, अदरवाइज सुरक्षात्मक भी कड़े प्रावधान किए गए हैं कि अगर हमको गोली की जगह गोली की भाषा भी बोलनी पड़े तो भी इसमें पीछे नहीं रहना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड कमांड का गठन किया गया। इंटीग्रेटेड कमांड का मतलब क्या होता है, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सभी लोग मिल करके एक इंटीग्रेटेड कमांड का गठन किए हैं ताकि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सके और वहां पर इन लोग का मतलब नक्सलाइट लोग से लोहा लिया जा सके या उनको टक्कर दे सके। ठीक है, अभी बस्तर में चल रहा है, महाराष्ट्र जो गढ़चिरौली वाला एरिया वो भी काफी प्रभावित है, ऊपर बालाघाट वाला एरिया ये भी काफी प्रभावित है। तो इंटीग्रेटेड कमांड का गठन किया गया है, 3-4 राज्यों की पुलिस इसमें काम करती है। स्पेशल बटालियन का गठन किया गया है। ऑपरेशन प्रहार याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, ऑपरेशन प्रहार सीजी पुलिस के द्वारा चलाया जाता है। ऑपरेशन प्रहार 1, 2, 3, 4 इस प्रकार चलाया गया है। कोरबा बटालियन का जो गठन किया गया है, पूछ सकता है किस अर्धसैनिक बल कोरबा बटालियन है, तो सीआरपीएफ कोरबा बटालियन इसके तहत बस्तर वगैरह क्षेत्रों में काम करती है। बस्तरिया बटालियन महिलाओं की है, बस्तर फाइटर जो भी हाल ही में गठन किया गया है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसका भी प्रावधान किया जा रहा है। समाधान सबसे इंपॉर्टेंट है, समाधान गृह मंत्रालय के द्वारा 2007 में राजनाथ सिंह के द्वारा इसका गठन किया गया था। और जो समाधान है इसमें 2007 में सुकमा में काफी बड़े बड़े हमले हुए थे, तो इसके तहत समाधान जारी किया गया था। यह गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख पाएंगे, समाधान का एक फुल फॉर्म भी होता है। इसमें सभी प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, उनका डाटा बनाते हुए, डैशबोर्ड बनाते हुए, सभी चीजों का उपयोग करते हुए आपको नक्सल समस्याओं से इजाद पाना है। समाधान का फुल फॉर्म यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख पाएंगे। इसको भी आप लोग 1-2 बार रीड करेंगे तो हो सकता है आपको फुल फॉर्म भी याद हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार जो सारी चीजें थी वो मैंने आपको बताई है। इसके आगे का एक पार्ट और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। इसको मैं एक पार्ट को थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, फिर आगे हम लोग वीडियो कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि आगे जो हमारा जो पॉइंट छूट गए थे वो ये है कि एक सलवा जुडूम करके अभियान हुआ था नक्सलियों से संबंधित। ये भी 2005 में इसको महेंद्र कर्मा जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है उन्होंने स्टार्ट किया था। सलवा जुडूम जो है एक गोंडी भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है, बस्तर में बोली जाती है, गोंडी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। सलवा का अर्थ होता है साथ चलो और जुडूम का अर्थ होता है शुद्धता की लड़ाई। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं शांति की ओर लौटो, इसको नारा दिया गया था एक तो सलवा जुडूम शांति की ओर लौटो, महेंद्र कर्मा के द्वारा 2005 में दिया गया था। बाद में 5 जुलाई 2011 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने इस अभियान पर रोक लगा दी थी। ठीक है, बहुत सारे जो आदिवासी थे
वो खुद ही नक्सलियों का विरोध करना स्टार्ट कर दिए थे और उन्हों के मध्य में ही क्या हो रहा था, संघर्ष हो जा रहा था। और यहाँ पे नक्सली जो घटनाएं थी वो इस आंदोलन बहुत प्रभावी आंदोलन रहा है और काफी कमी आई थी। ठीक है, तो उसी के बाद जब ये आंदोलन समाप्त हो जाता है और परिवर्तन यात्रा, जहाँ पे 2013 के आसपास चुनाव रहता है, तो परिवर्तन यात्रा निकालते हैं तो सबसे बड़ा जो हमला होता है झीरम घाटी एक हमला हो जाता है। मई 2013 है, इसका डेट भी आपको याद रखना है। इसमें जो महेंद्र कर्मा थे, जो कांग्रेस के नेता थे, वो शहीद हो जाते हैं। इनके साथ 12 से 13 लोग और जो पुलिसकर्मी होते हैं वो भी शहीद हो जाते हैं। झीरम घाटी परिवर्तन यात्रा के समय यह हमला हो जाता है। इसके बाद, इस हमले के बाद दो चीजें और महत्वपूर्ण है कि पहला जो जांच कमेटी बनाई जाती है, पहला उसी समय बीजेपी के शासनकाल में प्रशांत श्रीवास्तव, इनके द्वारा एक जांच कमेटी बनाई जाती है। ये उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद इन्होंने लगभग 4000 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट दी थी। उसके तभी हाल ही में फिर से पुनः नए सिरे से एक और नई कमेटी की गठन किया गया है जो झीरम घाटी के हमले की जांच करेगी। उनका नाम है सतीश के अग्निहोत्री। इनके अध्यक्षता में एक और कमेटी का गठन किया गया, सतीश के अग्निहोत्री। पहले जो गठन किया था प्रशांत श्रीवास्तव के अध्यक्षता में किया गया था। तो ये दोनों का नाम याद रखेंगे। ये पूरा जो 2013 वाला सलवा जुडू है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक अभियान और चल रहा है, लोन वर्राटू अभियान। लोन वर्राटू अभियान, इसको भी ध्यान देंगे, घर वापसी अभियान है। ठीक है, जो भी नक्सली चाहता है अपने घर वापसी, मतलब कि समर्पण करके हथियारों के साथ और सरकारी जो चीजें मिल रही है उसका फायदा उठा करके घर वापसी अभियान करना चाहता है, तो बस्तर की जो पुलिस है, जो बस्तर संभाग में जो है, बहुत ही अच्छा चलाया जा रहा है, बहुत तेजी से, काफी सक्सेसफुल भी रहा है। तीसरा एक वन अधिकार अधिनियम भी याद रखेंगे 2006 को, जो पट्टा अधिनियम कहते हैं। अभी पट्टा देने में छत्तीसगढ़ का अच्छा रैंकिंग आया था, दूसरा या तीसरा नंबर आ गया था। तो वन अधिकार अधिनियम में आदिवासियों को उसमें अधिकार दिया जा रहा है। एक दंडकारण्य परियोजना भी होती है, हालांकि नक्सलियों से संबंधित एक दंडकारण्य कमेटी भी है। ठीक है, दंडकारण्य परियोजना है तो पूर्वी पाकिस्तान, मतलब कि जो बांग्लादेश था, उसके जो विस्थापितों थे उनका निपटान एवं संरक्षण के लिए यह अभियान चलाया जाता है, दंडकारण्य परियोजना। तो इस प्रकार से मैंने काफी चीजें नक्सल समस्या की सामान्य जानकारी में कवर कर ली है। कुछ चीजें और भी छूटी होंगी तो उनको मैं देख लूंगा और बाद में एक और वीडियो लेकर के आ जाऊंगा अगर मुझे ऐसा कुछ मिलता है कि कुछ और महत्वपूर्ण चीजें इसमें आप सभी लोग को बताना चाहिए। इसके अलावा जो भी चीजें हैं और किस विषय में वीडियो आप लोग चाहते हैं उसको भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, होप सो आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।